हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, हमें क्यों वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ी। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रेडी हो सभी। देखिए, हमने क्या लिया, NaCl का 1 मोल लिया। NaCl का हमने 1 मोल लिया 1 किलोग्राम पानी में। ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसकी मोलैलिटी पूछना चाहूं तो मोलैलिटी क्या होगी। मोल्स कितने सोल्यूट के 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1। तो मोलैलिटी आ गई 1। अगर मैं इसका डेल्टा टी भी निकालना चाहता हूं बेटा तो क्या आ जाएगा, के बी इंटू एम। एम की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू 1 है, तो ये डेल्टा टी भी बराबर आ गया के बी के। लेकिन एक बात बताओ, क्या जब आप NaCl को पानी में डालते हो क्या वो NaCl की फॉर्म में रहता है? नहीं रहता है। आयनिक कंपाउंड है, वो डेसोशिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे NaCl था, ये डेसोशिएट हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डेसोशिएट हुआ। ठीक है। मान लीजिए इनिशियली इसका 1 मोल था, तो जब तक डेसोशिएशन नहीं होगा तो इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब तक ये डेसोशिएट नहीं होगा तो इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में जब तक ये डेसोशिएट नहीं हुआ तो इनके मोल्स कितने होंगे, 0 0। लेकिन जब ये डेसोशिएट होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डेसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने मोल प्रोड्यूस करेगा ये, 1 मोल इसका प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल इसका प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो इसको यहाँ पर 0 दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही NaCl डिसोशिएट होगा, अगर आप NaCl का 1 मोल लेते हो तो पानी के अंदर Na पॉजिटिव के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1। और Cl नेगेटिव के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1। तो इसका भी 1 मोल हो गया और इसका भी 1 मोल हो गया। पानी सेम रखा हमने, 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से मोलैलिटी निकालना चाहूं तो टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा, 1 + 1 2। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1, तो मोलैलिटी आ गई 2। तो अगर मैं इसका डेल्टा टी भी निकालना चाहता हूं तो क्या फॉर्मूला होगा, के बी इंटू एम। मोलैलिटी कितनी है, 2। तो देखो, अभी तक हम जितनी कैलकुलेशन कर रहे थे, हम ये वाली कैलकुलेशन कर रहे थे बेटा, हम ये मान के चल रहे थे कि ना तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है ना ही डेसोसिएशन होता है। तो उस केस में तो करेक्ट रिजल्ट देता है ये फॉर्मूला। लेकिन अगर सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एसोसिएट हो जाए, एसोसिएट का मतलब होता है मिलकर एक बनाना। बहुत सारे पार्टिकल में 2 मिलकर एक बना दे, 3 मिलकर एक बना दे, 4 मिलकर एक बना दे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा। ठीक है ना। वो होता है एसोसिएशन। और डेसोसिएशन में क्या होगा, एक से आपके एक पार्टिकल से एक से ज्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे, एक पार्टिकल से एक से ज्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। तो अगर कभी एसोसिएशन या डेसोसिएशन हुआ तो वहां पर ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपके सामने रिजल्ट, अगर मॉलिक्यूल डेसोसिएशन का केस हमने लिया तो डेसोसिएशन में देख रहे हैं वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब हमें इस फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ तो करेक्शन करना पड़ेगा जिससे हमारा रिजल्ट करेक्ट आए। तो इसी करेक्शन फैक्टर को बोलते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर, ताकि हमारे रिजल्ट ठीक आए। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि बेटा अगर सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल एसोसिएट या डेसोसिएट करने लग जाएं तो जितनी भी कैलकुलेशन अब हम कर रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर मास निकाल रहे थे, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे थे, ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, गलत आएंगी। ठीक है। कब, जब मॉलिक्यूल एसोसिएट या डेसोसिएट हो जाए। हाँ, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट या डेसोसिएट नहीं हो रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपके सही है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, कुछ डेसोसिएट होते हैं। ठीक है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे हमारे रिजल्ट करेक्ट आए। ठीक है ना। और अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट या डेसोसिएट ना करे तो यही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अब हम एक ऐसा जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं जिसमें मॉलिक्यूल एसोसिएट करे, डेसोसिएट करे, या एसोसिएट भी ना करे ना डेसोसिएट करे, पर हमें रिजल्ट हमेशा करेक्ट मिले। तो इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था वेंट ऑफ फैक्टर, पहली चीज। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेंट ऑफ फैक्टर हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। अब दूसरी चीज देखिए, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक बड़ा मॉलिक्यूल था, तो डेसोसिएशन में मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल आपका एक से ज्यादा पार्टिकल में टूटेगा, फॉर एग्जांपल 2 में। तो आप देख रहे हो जब ये पार्टिकल टूट रहा है तो मास क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब डेसोसिएशन होता है तो मास कम आता है। अब जितने भी कैलकुलेशन करोगे भी, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आप देखना जब डेसोसिएशन का केस आएगा
तो उसमें मोलर मास आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ेंगे तो बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, तो इसका मास क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब डेसोसिएशन होता है तो मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और जब एसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको न्यूमेरिकल डेटा में भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो मोलर मास आता है एसोसिएशन या डेसोसिएशन की वजह से, क्या ये करेक्ट वैल्यू है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम डेसोसिएशन हो रहा है तो मास क्या हो रहा है बेटा हमारा, कम हो रहा है, और एसोसिएट हो रहा है तो मास क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। तो ये जो मास कम या ज्यादा किससे किससे कंपेयर करेंगे, जो उसका एग्जैक्ट मोलर मास होता है, जो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का मास नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा या कम होता है तो उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। समझ आ गया एबनॉर्मल मोलर मास। चलिए इस कहानी को भी हम लिख लेते हैं, तो नोट डाल के लिखोगे। लिखो, इफ ए मोलिक्यूल, if a molecule undergoes, if a molecule undergoes dissociation, dissociation, then molar mass decreases, next one, if a molecule undergoes, if a molecule undergoes association, if a molecule undergoes association, then molar mass increases। चलिए मैं एक एग्जांपल से भी आपको और समझाता हूँ, इसको देखिए। जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें बेटा, RCOOH, ठीक है। ये का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, सॉरी, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको एसिटिक एसिड ले लेते हो, फॉर एग्जांपल CH3 ले लिया हमने, ये, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो मोलर मास आएगा वो इस पूरे का आएगा। अब ये मॉलिक्यूल एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो इसका जो मोलर मास आएगा, और ये आपका एक एसिटिक एसिड है और ये इसका मोलर मास, क्या इन दोनों का मोलर मास सेम आएगा, नहीं आएगा। ये गुच्छा बन गया, गुच्छा बन गया तो मास क्या आ गया इसका, बढ़ गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन में क्या होगा, वो उस पूरे के मोलर मास को डिनोट करेगा, ना कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के मोलर मास को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब एसोसिएशन होगा तो मोलर मास हमारा बढ़ जाएगा, और इसी तरीके से जब डेसोसिएशन होगा तो मोलर मास हमारा घट जाएगा। तो ये जो मोलर मास होता है कम या ज्यादा नॉर्मल वैल्यू से, इसी को बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। तो हेडिंग डालिए, एबनॉर्मल मोलर मास। लिखोगे, द मोलर मास, द मोलर मास either greater or lesser than the normal, the molar mass either greater or lesser than the normal molar mass is known as abnormal
मोलर मास। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म और यूज होगी बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको भी देख लेते हैं, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी, और वैसे भी हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा होता है, अल्फा बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल्स टेकन, टोटल इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने वेंट ऑफ फैक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया। अब वेंट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूले हैं इसके, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर dissociation, number of particles after dissociation or association divided by number of particles before number of particles before dissociation और एसोसिएशन। तो अगर आप इसको आपसे पेपर पर डेफिनेशन पूछ भी ले तो आपको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दोबारा सुन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बस ये लाइन, उसके बाद टू लगा के ये लाइन, सिंपल सी। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका बेटा नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय, रात के 11:45 हो रहे हैं, वीडियो को शेयर करो गाइस, काफी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये दोनों टर्म भी क्लियर होंगी। तीसरा फॉर्मूला देखिए, आई बराबर है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन में गिवन होगी। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो ये कैलकुलेटेड क्या है बेटा, देखो जो हम डेल्टा टी भी निकालते थे या डेल्टा टी एफ निकालते थे या पाई निकालते थे या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालते थे, तो वो निकालते टाइम हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे ना। तो वो जो चीजें कैलकुलेट करते थे वो क्या किस में आ जाएगी, आपकी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं, एसोसिएशन और डेसोसिएशन, और इन फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला केस, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डेसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डेसोसिएशन। डेसोसिएशन के केस में कैसे हम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए जनरल पार्टिकल लेते हैं, ए बी कोई पार्टिकल लिया हमने बेटा, ठीक है, ये डेसोशिएट हुआ ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। ठीक है, इनिशियली बात करें हम, इनिशियली का मतलब टी इक्वल टू 0 पर। इनिशियली मान लीजिए ए बी के एन पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो जब तक इसका डेसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा ये कितने होंगे बेटा, 0 0। ठीक है, फाइनली मान लेते हैं किसी टाइम पर टी इक्वल टू टी, किसी टाइम पर मान लीजिए इसके एक्स मोल डेसोशिएट हो गए, ये इनिशियली ये एन मोल्स थे। ठीक है, पार्टिकल मान लीजिए, मोल मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये एन मोल थे इनिशियली, इसमें से एक्स मोल डेसोशिएट हो गए, तो इसमें से एक्स मोल डेसोशिएट होंगे तो कितने बचेंगे, एन माइनस एक्स। या आप ऐसे बोल सकते हो एन पार्टिकल्स थे, एन में से एक्स पार्टिकल डेसोशिएट हो गए, बचेंगे कितने, एन माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन से देखिए इसके एक मोल से इसका कितना बन रहा है, एक मोल, और इसका भी एक मोल, तो यानी कि जितना ये डेसोशिएट होगा उतना ही ये दोनों बनेंगे। ये कितना डेसोशिएट हुआ है, ये एक्स डेसोशिएट हुआ है, तो ये हो गया एक्स एक्स। अब इस वैल्यू को मैं डिग्री ऑफ डेसोसिएशन में लाना चाहता हूं, तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डेसोशिएटेड, कितने मोल्स डेसोशिएट हुए थे, एक्स, और इनिशियली कितने मोल्स लिए थे हमने, एन। तो यहां से अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन अल्फा। तो क्या मैं एक्स की जगह एन अल्फा प्लेस कर सकता हूं, तो आगे से मैं डायरेक्ट एन अल्फा लिखूंगा। तो इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एन माइनस एन अल्फा, ये एन अल्फा, ये एन अल्फा। अब वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डेसोसिएशन और एसोसिएशन। डेसोसिएशन के बाद देखो बेटा, स्टार्टिंग में ए भी था, किसी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है, ये डेसोशिएट होगा। अब उस सॉल्यूशन के अंदर आपको कौन कौन से पार्टिकल मिलेंगे, ए बी के भी पार्टिकल मिलेंगे, ए के पॉजिटिव के भी मिलेंगे और बी नेगेटिव के भी। ए बी के कितने पार्टिकल्स हैं, एन माइनस एन अल्फा, ए पॉजिटिव के कितने हैं, एन अल्फा, बी के बी नेगेटिव के कितने हैं, एन अल्फा। ठीक है, और इनिशियली कितने थे, एन थे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डेसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर आप देखते हो इस एन अल्फा से ये एन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें आई कितना आ जाएगा, अगर मैं यहां से एन कॉमन ले लेता हूं, एन प्लस एन अल्फा, लीजिए मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूं। नीचे क्या है एन, अगर मैं एन कॉमन लेता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस अल्फा, ये एन। अब एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई क्या आ जाएगा, वन प्लस अल्फा आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, अल्फा क्या है बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अल्फा एक पॉजिटिव है, तो वन के अंदर अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू वन से ग्रेटर ही आएगी। तो क्या आप बोल सकते हो डेसोसिएशन के लिए, और डेसोसिएशन, डेसोसिएशन के केस में आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वन के, आई ग्रेटर देन वन ऑलवेज। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी नोट कीजिए, इसको मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी नोट कीजिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां पर तो क्या था बेटा, एक पार्टिकल 2 में डिसोशिएट हो रहा था, अगर यही पार्टिकल 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, तो या तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन कीजिए, नहीं तो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। सिलेबस में देखो, सिलेबस में आपका यही काम, सिलेबस में 2 वाला ही केस आता है हमेशा, ठीक है, तो सिलेबस में तो आप डायरेक्ट यही यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं जर्नल फॉर्मूला बता देता हूँ डेसोसिएशन के लिए। जर्नल फॉर्मूला फॉर डेसोसिएशन, नहीं तो तरीका तरीका सीखो बेटा, वो ज़्यादा बेटर, वो कभी नहीं बोलोगे, तरीका आपको आता है तो ज़्यादा बढ़िया। तो आई बराबर है 1 + n - 1 × अल्फा, ये हो जाएगा आपका जर्नल फॉर्मूला। अब जैसे इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर एक पार्टिकल कितनों में डिसोशिएट हो रहा है, 2 में, तो जितनों में डिसोशिएट होगा वो n की वैल्यू, कितनों में डिसोशिएट हो रहा है, 2 में, तो n की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 - 1, यही फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल 2 में डिसोशिएट हो रहा है तो आई बराबर 1 + अल्फा, अब जितनों में डिसोशिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। सेकंड है वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा पार्टिकल मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बनाएंगे। तो हम सिंपल सा केस ले लेते हैं, मान लीजिए ए के 2 पार्टिकल्स थे, इन्होंने मिलकर एक पार्टिकल बना लिया, ठीक है। तो इनिशियली मतलब t = 0 पर इसके n पार्टिकल्स या n मोल्स थे, इससे कितने होंगे बेटा, 0। फाइनली बात करें, अब x की वैल्यू क्या थी, n अल्फा, मान लीजिए इसके n अल्फा मोलिक्यूल एसोसिएट हो गए, n में से n अल्फा ने एसोसिएट होकर ये बना दिया, तो बचेंगे कितने, n - n अल्फा बचेंगे, ठीक है। इसके कितने बनेंगे, देखिए 2 से कितने बन रहे हैं बेटा, 1 बन रहा है, 2 से कितने बन रहे हैं, 1, कोफिशिएंट से देखिए, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1, 1 से कितने बनेंगे, आधा बनेगा, और इसमें से कितने एसोसिएट हुए हैं, n अल्फा एसोसिएट हुए हैं, तो 1 से 1/2 बन रहे हैं, तो n अल्फा से क्या बन जाएंगे, n अल्फा/2, ये वैल्यू आपको लिखनी आनी चाहिए, तो ये बन गई n अल्फा/2, ठीक है, हटा दें, चलिए। तो देखिए आई बराबर है, एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हो गए बेटा, n - n अल्फा। सॉल्यूशन के अंदर आपको मिक्सचर के अंदर क्या क्या मिलेगा, ए के पार्टिकल मिलेंगे कितने, n - n अल्फा, A2 के कितने मिलेंगे, n अल्फा/2, ये मिलेंगे। पहले कितने थे, n थे, इसको सोल्व कीजिए। देखिए अगर यहां से आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, n - n अल्फा/2 बाय n, अगर मैं यहां से n कॉमन ले लेता हूं, 1 - अल्फा/2, n कॉमन लिया मैंने, n से n कैंसिल आउट, तो i बराबर है क्या आ गया, 1 - अल्फा/2। अब एक चीज देखिए, अल्फा क्या बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू जो आएगी, ये हमेशा क्या आएगी बेटा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, ठीक है ना।
तो 1 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो हम बोल सकते हैं फॉर एसोसिएशन i इज लेस देन 1 हमेशा। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला चाहिए, यही पर ले लेते। जनरल फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन तो ये फॉर्मूला आएगा बेटा i बराबर है 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट में 1/1 - n। सीबीएसई बोर्ड देना है तो इसकी इस फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सीबीएसई बोर्ड में तो बस यही आता है, दो वाला ही केस आता है। जैसे अगर आप इस पर लगाना चाहो तो यहाँ पर देखो एसोसिएट कितने हो रहे हैं, यहाँ पर दो ने मिलकर एक बनाया ना, तो जितने ये एसोसिएट हो रहे हैं वो एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 रख दोगे 1 - 1/2 क्या आएगा 1/2 और मल्टीप्लाई अल्फा 1 माइनस अल्फा/2। ठीक है गाइस, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अगर आप डाइमराइजेशन बोलते हो, यहां पर इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, डाइमराइजेशन बोलते हो तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, दो से एक बनना। अगर आपने डाइमराइजेशन बोला तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, दो से एक बनना। ठीक है, अगर आप ट्राइमराइजेशन बोलते हो तो ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या होगा, तीन से एक बनना। ठीक है, टेट्रामराइजेशन बोलते हो इस तरीके से चलता रहेगा, बस ये टेट्रामराइजेशन का केस देख लेते हैं। टेट्रामराइजेशन अगर आप बोलते हो तो टेट्रामराइजेशन का मतलब होता है चार से एक बनना। अब वो आपसे पूछ लेगा डाइमराइजेशन के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकालो, तो डाइमराइजेशन के लिए तो अभी हमने निकाली थी, आई बराबर है 1 - अल्फा/2। अब ट्राइमराइजेशन के लिए देखो जनरल फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आपने 3 रखी, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, तो 1 - 2 अल्फा/3। इसके लिए चेक करोगे 1 - 3 अल्फा/4 फॉर्मूले का यूज करके, नहीं तो डायरेक्ट लिखना है तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। देखो जितने पार्टिकल्स नीचे लिखे हैं, ठीक है ना, जितने पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे वो नीचे मिलेंगे आपको, उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, उससे एक कम करके ऊपर लिख दो। जैसे 4 है तो ऊपर एक कम करके 3, नीचे 3 है तो 2, 2 है तो 1। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा n - 1/n। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो नहीं तो ये ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने आपको दिखा दिया एप्लीकेशन कैसे करनी है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप पानी में डाल दो तो क्या ग्लूकोज बेटा आयंस में टूटेगा, नहीं टूटेगा। ठीक है ना, यूरिया को पानी में डाल दो, क्या यूरिया टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर ना तो एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे तो उनके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो नोट करके लिखोगे
for a molecule which neither undergoes association, which neither undergoes association or dissociation dissociation, the value of I is 1. The value of I बराबर है I is 1, या और शुद्ध भाषा में लिख दे द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज 1. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोस हो गया, सुक्रोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, यूरिया हो गया, फ्रक्टोस हो गया, यूरिया हो गया. ठीक है, चलिए, तो अब वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है ना, तो अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो वो का क्या देंगे हमें, बिल्कुल सही रिजल्ट्स देंगी. तो अब उन फॉर्मूले में हम क्या चेंज करेंगे, अब देखिए. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जल्दी से, लिखो नेक्स्ट. आफ्टर introduction of Venn factor, after introduction of Venn factor, colligative property becomes, ऐसे लिखो, न्यू colligative properties या न्यू फॉर्मूले ऑफ colligative properties are तो सबसे पहले क्या पता था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये क्या थी, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट ए. ये किसके बराबर थी बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इंटू सब में आई इंट्रोड्यूस करा दीजिए. दूसरा क्या था, डेल्टा टी बी, यह आ जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम. डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम, और पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी. ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, अब हम इनका यूज करेंगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है ना, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराता हूं. ठीक है ना, या एक एक नंबर में जो आते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पर जाएंगे. देखिए, करें स्टार्ट. अब नोट में एक पॉइंट और लिख लेना, पीछे जगह है, यहां पर लिख दी. फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, for very dilute solution, molality and molality equal. देखो, इस चैप्टर में अगर मान लीजिए आपको जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें मोलैलिटी यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मोलैलिटी दे दे कोई नहीं, आप उसको मोलैलिटी मान के यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, एंट्रेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होती. ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। आउट ऑफ 2 मोलर, 2 मोलर ले लेते हैं, आउट ऑफ 2 मोलर NaCl एंड 2 मोलर ग्लूकोज which is having greater boiling point, which is having greater, इसको भी मोलर ही कर लो बेटा, which is having greater boiling point, which is having greater boiling point। ये क्वेश्चन बेटा एंट्रेंस में नीट में भी आता है। एंड वाई, ठीक है। देखो इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ, तरीका आपको पता हो बस। देखो क्या निकालना हमें, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है जो डेल्टा टी बी होता है ये क्या होता है बेटा, आई इंटू के बी इंटू एम होता है, ये होता है, ठीक है। तो के बी तो बेटा दोनों के लिए सेम होगा, NaCl को भी हमने वाटर में लिया, ग्लूकोज को भी वाटर में, सॉल्वेंट सेम है, ठीक है। तो के बी क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी बी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू एम के, ठीक है। तो अगर हम NaCl की बात करें, फॉर NaCl डेल्टा टी बी बराबर है, के बी को के बी में रखना है तो के बी रख सकते हो, ठीक है ना। आई की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, NaCl के लिए, NaCl ब्रेक होगा बेटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसके आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखिए जैसे NaCl है तो पानी के अंदर जाते ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1+1। कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आप डायरेक्ट ये लगाओगे, ठीक है ना। अगर कोई चीज कंप्लीट डिसोशिएट हो रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करोगे वही अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो डेल्टा टी भी कितना आ जाएगा 2, आई की वैल्यू 2, के बी आपको रखना है तो के बी रखिए, मोलैलिटी कितनी है इसकी 2, तो ये कितना आ गया 4 के बी। ग्लूकोज के लिए बात करो, फॉर ग्लूकोज डेल्टा टी बी, आई की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1 होगी बेटा, के बी एज इट इज इनटू मोलैलिटी 2 दे रखिए, ये आ गया 2 के बी, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है NaCl। अब बोलोगे सर ये तो डिप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बट एक बात बताओ, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो जो सॉल्वेंट इसके लिए है वही सॉल्वेंट इसके लिए है, तो जो ऐड होगी वैल्यू वो दोनों में सेम फैक्टर ऐड हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि NaCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा NaCl का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो रीजन लिखना चाहोगे, आंसर ये सोल्व करने के बाद लिखोगे NaCl हैविंग, NaCl हैविंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना, आप NaCl हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ, और न्यूमेरिकल होता तो न्यूमेरिकल में तो आप डायरेक्ट देख लेते इससे, आई इंटू एम का प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये तो सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, NaCl हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ, बिकॉज फॉर NaCl, because for it value of I is, sorry, because for it I into M product is more, ठीक है। सिलेबस में तो आप डायरेक्ट वेंटो फैक्टर से भी बोल सकते हो, ठीक है। जल्दी कीजिए, एक क्वेश्चन सिलेबस में पूछा गया, एक जो सिलेबस में आया तो वो भी लिखवा देता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। ठीक है चलिए,
तो इसी तरीके से सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करा दूंगा, टाइम देखकर जगह बचेगी तो ठीक है। क्वेश्चन में वैसे बता देता हूँ, देखो एक 2 मोलर ग्लूकोज है, एक 1 मोलर ग्लूकोज है। आपसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट, या पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब वेंटो फैक्टर तो दोनों में सेम है। अब मैंने कहा यहाँ पर मोलैरिटी दे रखी तो आप इसको मोलैरिटी मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास ये है ना, आई इंटू के बी इंटू एम। आई की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, के बी भी सेम है, तो यानी कि यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो 2 मोलर ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसको लास्ट में लिखवा देंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। तो ये जो पैटर्न आपको बताया ना, ये नीट में आता, ठीक है ना। इसी तरीके से वो आपसे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पूछे, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है इन फॉर्मूलों का यूज करके सिंपली। चलिए पहले हम सोल्ड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन। 2 ग्राम of benzoic acid, 2 ग्राम of benzoic acid, फॉर्मूला भी दे रखा है वैसे जरूरत नहीं, C6H5COOH, 2 ग्राम benzoic acid dissolved in dissolved in 25 ग्राम of benzene, dissolved in 25 ग्राम of benzene shows a depression, in freezing point equal to 1.62 Kelvin, molar depression constant, molar depression constant for benzene is 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तो देखो, यहाँ पर तो दोनों चीजें डिफरेंट, प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। नहीं तो इसमें आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो बेटा, इस क्वेश्चन में मोलैलिटी तो दोनों की सेम है, मोलैलिटी तो सेम है, तो आप बोल सकते हो वेंटो फैक्टर ज्यादा है। तो इसको हम और सही लिख लेते हैं, बिकॉज फॉर इट वैल्यू ऑफ आई इज मोर, क्योंकि एम तो दोनों में सेम है। अगर एम सेम नहीं होता, ठीक है ना, फिर हम ये वाला रीजन लिखते हैं, बिकॉज फॉर इट, वो भी ठीक था, वो भी जो लिखा था वो भी ठीक था, और करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज फॉर इट वैल्यू ऑफ आई इज मोर, वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर इज मोर, वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर इज मोर। ठीक है, यहाँ तो मोलैलिटी सेम थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका तरीका हमेशा यही रहना चाहिए कैलकुलेशन का, दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है आपको। ठीक है, चलिए 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज, what is the percentage association of acid, what is the percentage association of acid
association of acid if it forms if it forms dimer in solution। डाइमर का मतलब दो से एक बनना। देखो मैंने कहा था सिलेबस में आपको वो यही देगा। चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। देखिए मोबाइल उठा लेते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिए, पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। डब्ल्यू भी आपको दे रखा 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। डब्ल्यू कितना दे रखा है? 25 ग्राम। शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है 1.62 केल्विन। के एफ दे रखा है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपसे व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। डाइमर का मतलब दो से एक बनना। ठीक है ना, उसने बोल रखा है एसोसिएशन हो रही है। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, जब भी एसोसिएशन होगी वो आपको हमेशा गिवन होगी। एसोसिएशन हमेशा आपको गिवन होगी, डेसोसिएशन गिवन नहीं होगी, लेकिन एसोसिएशन हमेशा गिवन होगी। ठीक है, तो डाइमर का मतलब दो से एक बन रहा है, तो यहाँ पर आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - अल्फा/2। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना, वेंटो फैक्टर का। अब ये तो आपको पता चल गया, क्वेश्चन को देख पढ़ के कि इसमें वेंटो फैक्टर का यूज होगा या नहीं। पहले तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कब यूज होगा कब नहीं होगा, ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तो उसने दे दिया परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहा, तो यानी कि एसोसिएशन हो रहा है, तो यानी कि वेंटो फैक्टर यूज होना है। ठीक है, तो वेंटो फैक्टर के लिए अब क्या है, ये वाली जो अब ये जो दे रखा है ये क्या है बेटा, आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। डेल्टा टी एफ पहले मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपको समझाना था, जो गिवन है वो क्या आपकी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो हम डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, ये सिंपली आप अगर ये नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो। ऑब्जर्व कोलिगेटिव ये ना लगा के और सिंपल कर देता हूं, आप इसको सिंपली उससे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये आपका डेल्टा टी एफ उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखिए वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ये होगा। ठीक है, डेल्टा टी एफ कितना है 1.62, आई हमें पता नहीं, के एफ की वैल्यू कितनी है 4.9, मोलैलिटी अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मोलैलिटी बहुत बार निकाल ली, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, एम भी देख लेते हैं एक बार, एम भी लिख लेते हैं। एम भी कितना आएगा इसका 126 कितना आएगा, कैलकुलेट करना। टोटल कार्बन हो गए 7, 84 प्लस 6 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 90, 122। हाँ 122 आएगा। ठीक है, तो एम भी है आपके पास 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डब्ल्यू बी लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अब इंटू डब्ल्यू ए 25 और इंटू 1000। ठीक है, ये आ गया। बस अब आप यहाँ से आई कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। वन पॉइंट सिक्स टू, तो यहाँ से अगर हम आई देखेंगे, आई बराबर आएगा 4941 डिवाइडेड बाय 9800।
इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया बेटा 0.504, ये आ गया आई। ठीक है। और हमें पता है डेसोसिएशन के लिए, सॉरी एसोसिएशन के लिए, फॉर डाइमराइजेशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1 - अल्फा/2। ठीक है ना। अगर देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो वो केस आप डिराइव करके दिखाना, 1 - अल्फा/2 जैसे हमने निकाला था। ठीक है ना, 3 नंबर में ही आता है वैसे ही, नहीं तो डायरेक्ट भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे निकाल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया टाइम होता है बेटा। मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से करने के बाद आपको आई की वैल्यू 1 - अल्फा/2 कैसे आई वो निकाल कर दिखा दो, जो हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, चलिए देखो ये वाला डेरिवेशन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला 2 से 1 वाला, ये डाइमराइजेशन का केस, तो ये आपको डेरिवेशन करके दिखा देना वहाँ पर। ठीक है, चलिए ठीक है। और हमें पता है फॉर डाइमराइजेशन आई बराबर है 1 - अल्फा/2। आई की वैल्यू कितनी आई 0.504, आई आ गया आपका बेटा 0.504, 1 - अल्फा/2, दोनों को साइड चेंज कर दीजिए, अल्फा/2 बराबर है 1 - 0.504, तो अल्फा/2 इज इक्वल टू 0.496, मल्टीप्लाई करोगे अल्फा आ जाएगा आपके पास 0.992। लेकिन उसने क्या पूछा बेटा, परसेंटेज एसोसिएशन, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन के लिए क्या करोगे, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज एसोसिएशन बराबर है अल्फा इंटू 100%। तो ये आ जाएगा 0.992 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 99.2%, ये आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए एक सोल्ड एग्जाम्पल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, या लास्ट में करा दूँ, टाइम देखते हैं। ठीक है ना, सोल्ड एग्जाम्पल वो आप कर लोगे, अनसोल्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32, 33 और लास्ट का होगा आपका 40, 41। तो 4 क्वेश्चन तो अब ये करने हैं हमें, उसके बाद देखते हैं। चलिए, कैलकुलेट द कैलकुलेट द डिप्रेशन calculate the depression in the freezing point of water, calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of 10 gram of फॉर्मूला दे रखा आपको CH3 CH2 CH Cl
COOH is added to 250 gram of water, 250 gram of water। अब आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा के की वैल्यू दे रखी है, के का मतलब डेसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड 1.4 इंटू 10⁻³ और के एफ आपको दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए बेटा सोल्व करते हैं। अब पहले तो क्वेश्चन को आपको देखकर ये पता चलना चाहिए कि बेटा कि एसोसिएशन का केस है, डेसोसिएशन का केस है, या नाइदर एसोसिएशन और डेसोसिएशन का केस है। ये आपको देखते ही फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर उसने डेसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, एसिड का डेसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, यानी कि ये जो एसिड है बेटा इसका डेसोसिएशन होना है, तो डेसोसिएशन होगा तो वेंटो फैक्टर आपका यूज होगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डेल्टा टीएफ आपको निकालना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ डब्ल्यू भी दे रखा आपको 10 ग्राम। एक बार इसका मोलर मास और निकाल लेते हैं, कितना आएगा, कितने कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 55, ऑक्सीजन 32 और क्लोरीन 35.5। 122.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 122.5। एक बार फिर से चेक कर लो। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हुई एक बार ही चेक कर लेते हैं बेटा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। 1 2 3 4 48 ठीक है, ठीक है, मोलर मास आएगा 122.5। चलिए डब्ल्यू आपको दे रखा है 250 ग्राम। ठीक है, तो क्या हम पहले मोलैलिटी निकाल लें यहाँ से, ठीक है ना, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या होगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। डब्ल्यू बी कितना है 10 इंटू 1000, एम बी 122.5 और डब्ल्यू ए 250। तो ये 4 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। आएगा 0.326, 0.326 मोलल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमें सिर्फ वेंटो फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये डेसोसिएशन कांस्टेंट, डेसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होता है। ठीक है, वी नो दैट, वो सब आप लिख लोगे। तो यहां से अगर हम बात करें डेसोसिएशन कांस्टेंट कितना है 1.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी आई बेटा 0.326 इंटू अल्फा स्क्वायर। यहां से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक दूसरा तरीका, एक मिनट देखिए, यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो बेटा एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, हम अल्फा के निकालें। तो क्या करें, यहां से हम वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला यूज करें। ठीक है ना, आई इक्वल टू क्या आएगा, डेसोसिएशन का केस है तो ये डेसोसिएट कैसे होगा बेटा, यहां से ये H प्लस साइन छोड़ देगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो डेसोसिएट होगा ये इस तरीके से होगा CH3 CH2 CH Cl COO माइनस H प्लस।
तो कितने पार्टिकल्स आएंगे बेटा, 2 पार्टिकल्स आएंगे। डेसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स आएंगे, 2 आएंगे। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेसोसिएशन केस में 1 + अल्फा होता है, ठीक है। तो हम उस रूट से ना जाकर को दूसरा रूट बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे अगर आप सोल्व करोगे, लेकिन अल्फा तो हमारा यहीं से निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अल्फा तो हमें यहीं से निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो इसी को अगर हम ऐसे सोल्व करें, आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा से, ठीक है। आई का हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका तो हर बार यूज होना ही, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, यहां से अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर मैं इसके अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो के की वैल्यू भी कोई इतनी ज्यादा नहीं दे रखी जिससे हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकें, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, अल्फा जो भी आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू लगाओगे 1 + अल्फा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा लगाना, फिर हमें निकालना है डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है ना। के एफ भी क्वेश्चन में गिवन है, मोलैलिटी हमने निकाल ली है, आई निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से आई आ जाएगा, अल्फा यहाँ से निकालोगे, उस अल्फा को यहाँ पर रखोगे, आई आ जाएगा, आई को वहां पर प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 + एक्स, ठीक है। चलिए बेटा, ये आप सोल्व कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है पेपर में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास और, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। $19.5 19.5 ग्राम ऑफ CH2F COOH is dissolved in 500 ग्राम of water, is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point, the depression in the freezing point the depression in the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Vent-Off factor. Calculate the Vent-Off factor calculate the Vent-Off factor and dissociation constant and dissociation constant of fluoroacetic acid of fluoroacetic acid.
ठीक है, चलिए बेटा सोल्व करते हैं इसको। डब्ल्यू बी कितना है 19.5 ग्राम। डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 19.5 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। सेवेंटी एट, इसका मोलर मास आएगा बेटा 78। रीचेक कर लीजिए एक बार आप। हम्म, 78 ही आएगा। इसका मोलर मास आ गया आपका 78 ग्राम पर मोल। डब्ल्यू बी आपको दे रखा है, साउंड तो ठीक है ना। डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 500 ग्राम। वाटर दे रखा है, ठीक है ना। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1 डिग्री सेल्सियस। देखो ये डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है। अब देखो आप गलती मत कर देना इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की। डेल्टा टी एफ क्या है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। डिफरेंस को आपको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है। सेल्सियस में तो सेल्सियस में रख दीजिए, केल्विन में जिसमें दे रखा आप उसमें रख दीजिए, क्योंकि डिफरेंस होता है। डिफरेंस सेल्सियस में भी वही रहेगा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बेटा। जो डिग्री सेल्सियस में आया था, दो टेम्परेचर का अंतर आप डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करके देखिए, और वही टेम्परेचर डिफरेंस दोनों को आप केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस निकालिए, दोनों हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बस ये मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है, तो यहाँ से मोलैलिटी निकाल लें पहले, ठीक है। मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी आएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट 19.5, 78 इंटू 500 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 2 पर कैंसिल आउट, ये 39 पर, ये डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है क्या 5 पर। पॉइंट 5 मोलैलिटी आ गई बेटा 0.5, ठीक है। अब लगा दीजिए, वी नो दैट वेंटो फैक्टर आपको निकालना, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ये 1 है, आई हमें निकालना है, के एफ कितना दे रखा है, द डिप्रेस इन द फ्री 1.86 लिख लोगे बेटा, ठीक है ना। पेपर में आपको गिवन होगा ये, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लो, ये गिवन है आपको। के एफ जो होता है वाटर का 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन है आपको, ठीक है। इससे मत घबराना, कभी सोचो ये गिवन होगा आपको पेपर में 1.86 और ये कितना 0.5, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से आई बराबर आ जाएगा 1/0.93, ये आ जाएगा 1.075, ठीक है। अब ये डेसोसिएशन का केस है, तो यहाँ पर देखिए फ्लोरोएसिटिक एसिड है बेटा, ये भी क्या करेगा, एसिड का काम क्या होता है H प्लस आयन देगा, तो वो यहाँ से अपना H प्लस आयन रिलीज कर देगा, और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव, CH2FCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। आपको प्रॉपर करके दिखाना है पेपर में, एक तो मन कर रहा है कि आपको करके दिखा दो। वही डेरिवेशन आपको 3 नंबर में है तो वही डेरिवेशन दोबारा करना, 2 नंबर में है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। तो लिख दोगे इसको, आई किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 प्लस एल्फा की, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.075, ये आ गया अल्फा। अल्फा पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो डेसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
सी की वैल्यू 0.5, अल्फा कितना है 0.075, 0.075 का स्क्वायर 1 माइनस 0.075, इसको सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा 0.0028 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा। अच्छा ये वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं, ये आ जाएगी 0.925। ठीक है, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 3.02 इंटू 10⁻³ ठीक है। ठीक है, चलिए बेटा नोट कर लीजिए, एक बार आंसर मिला देते हैं। देख लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 33। 3.07 इंटू 10⁻³ ठीक है, जल्दी देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार बैटरी चेक, एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ यही है ना कि पता चला बैटरी खत्म हो गई और मैं बोल रहा हूँ। चलिए डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ determine the amount of CaCl2। क्वेश्चन में मेंशन आपको ये I बराबर है 2.47 dissolved in 2.5 liter of water, 2.5 liter of water, 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बेटा सोल्व करते हैं इसको। तो इसमें तो क्वेश्चन में उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि वेंटो फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करना है। आई आपको दे रखा है 2.47, वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.5 लीटर, और पाई दे रखा है आपको 0.75 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन। ठीक है, वो आपसे क्या पूछ रहा है,
W पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। आई कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, मोल्स बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है, इंटू वॉल्यूम आर इंटू टी, ठीक है। सी एस एल टू का मोलर मास निकाल लीजिए, एम बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा, कैल्शियम का हो गया 40, 111 आएगा, ये आ जाएगा 111 ग्राम, ठीक है। तो आपको निकालना है डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू एम बी इंटू वी आर इंटू टी। पाई कितना है 0.75, एम बी 111, वॉल्यूम 2.5 लीटर। बस अब तो ये क्वेश्चन आपको तरीका आना चाहिए बेटा। आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, देखो प्रेशर किस में दे रखा है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तो क्या यूज करोगे 0.0821। आपको एक सिंपल स्टडी बताऊं, इस वैल्यू का आप 1/12 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन सिलेबस में काट देंगे इसलिए मैं आपको वो चीजें बता नहीं रहा अभी। टेम्परेचर, वो बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया, 1/12 कहाँ से लिया है। चलिए सोल्व करते हैं। ये वैल्यू आएगी 208.125 24.63 ग्राम। तो यह आ जाएगा बेटा 8.45 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर। जल्दी कीजिए, अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है ना। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे कि कैसे आप पहचानोगे, ठीक है ना, वेंटो फैक्टर को कैसे यूज करना है, ठीक है ना। जल्दी कीजिए, जब तक मैं आंसर मैच करा देता हूँ। इसने तो मोल में आंसर दे रखा है 0.03 मोल, अमाउंट पूछा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी पूछते कुछ है, कोई नहीं, मैं वैसे ही मैच करा देता हूँ। हमने कहीं पर आई छोड़ दिया ना, 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि आंसर आई मैंने लिखा ही नहीं कहीं पर, आई डब्ल्यू बी नीचे आई मल्टीप्लाई बाय आई और कर लेते हैं बेटा इसको, ये रह गया। कह रहा कैलकुलेशन का मिस्टेक तो आप खुद भी देख सकते हो, 2.47। ये आएगा 60.8361 ग्राम, क्योंकि जैसे आंसर देखा उसी से पता चल जाता, हाँ वेंटो फैक्टर वाला कुछ में छूटा है। ये आ जाएगा बेटा 3.42 ग्राम, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, दो क्वेश्चन और करने हैं बेटा, एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है ना, जो आपको कंफ्यूज करेगा, दोनों ही अच्छे। एक सोल्ड एग्जांपल जो मैंने बोला था मैं ही करा दूंगा उसको भी, ठीक है ना, 15-20 10-15 मिनट में हो जाएंगी सारी चीजें।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट में एक अच्छी चीज और बताएंगे आपको। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर determine the osmotic pressure of a solution prepared by of a solution prepared by dissolving prepared by dissolving 25 milligram of 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस। बट आगे जो स्टेटमेंट दे रखी है मैं उसको लिखवा नहीं रहा, उसका रीजन है क्योंकि कई बार पेपर में वो लिखी हुई नहीं आएगी। इतनी स्टेटमेंट को देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है आप इस सोल्ट पर देखा, मतलब ये चीज जो आपको पार्टिकल की जो सब्सटेंस गिवन है उसको देखा अगर क्या ये आयनिक कंपाउंड दिख रहा है आपको, दिख रहा है आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा ये, उसने क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है। क्वेश्चन में उसने ये लाइन दे रखी है लेकिन मैंने लिखवाई नहीं क्योंकि पेपर में कई बार वो लिखी हुई नहीं आएगी, ऐसे देखना। तो या तो आपके पास वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करने का हिंट होगा, ठीक है ना, जैसे इस क्वेश्चन में वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करने का कोई हिंट नहीं है, लेकिन आपको वेंटो फैक्टर यूज करना है, इसका हिंट है क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं बेटा, पानी में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वेंटो फैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, यही मिस्टेक होती है। ये क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सीआरटी लगा देते, वहीं पर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो K2SO4 है ये क्या होगा बेटा, ये आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में, 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। और जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो मैंने बताया था आई कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लो, K पॉजिटिव के कितने हैं 2, SO4 के कितने हैं 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर 2 + 1, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना बेटा, ये जो सब्सटेंस अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड आ जाए, एसोसिएशन होगा तो गिवन ही होगा, डेसोसिएशन में चेक करना होगा, अगर आयनिक कंपाउंड आ जाए तो वेंटो फैक्टर आप इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। बस अब कुछ नहीं है, अब सिंपल है, ओस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 25 मिलीग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना। वॉल्यूम आपका दे रखा 2 लीटर, एम भी निकाल लीजिए, मोलर मास कितना आ जाएगा, पोटेशियम का 39, ठीक है 78 हो गया, सल्फर का 32, 110, 174 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यूज कर लीजिए, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू ICRT। आई की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई की वैल्यू कितनी है 3, मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोल्स, यानी कि 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास 174 इंटू वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है, तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, टेम्परेचर आपका दे रखा 25 डिग्री सेल्सियस,
तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर टेढ़ी लग गई। आई की वैल्यू 3, डब्ल्यू बी 25 इंटू 10⁻³ आर 0.0821, ये 298, एम बी 174, वॉल्यूम 2। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये किस में आएगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर इसका एटमोसफेयर में आएगा ये, क्योंकि आर की वैल्यू हमने एटमोसफेयर में। ये लिख के दिखानी है बेटा आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल। ये मैं इसलिए शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाए। मैंने ये दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। यह आएगा 1834.935 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा? 348, ये आएगा 5.27 एटमॉस्फेयर। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहीं पर एक नोट में चीज़ बता देता हूँ, देखिए। चल, इसी टाइप का क्वेश्चन देख है एक जगह है इधर, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना? तो डिसोशिएट करना मैंने आपको सिखाया भी था। जैसे मान लीजिए ये है K4FeCN6 है, तो आप इसको अगली शीट पर कर देंगे। चलिए लास्ट में बता देते हैं इसको, क्योंकि इसमें आई लिखवा ही दूंगा फिर आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्ड एग्जांपल और करा देता हूँ। 1.5 घंटे की क्लास हो गई। तो मैंने कहा था जैसे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको एक ही क्लास में पूरा करेंगे, चाहे टाइम कितना लग जाए। आप कह रहे थे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है, अच्छा आंसर मैच करा देता हूँ इसका 5.27। यही है, मुझे कुछ याद भी आ रहा है। हाँ, ये 10⁻³ रह गया बीच में, ये छोड़ दिया। कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझसे होती रहती है। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट में सिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उस आपको K4 एफिशिएंसी वाली बात बताता हूँ। रात के 1 बजे हुए हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए बेटा। 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड, 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water, is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point
freezing point the depression in freezing point observed for this strength of acid for this strength of acid was 0.0205 degrees Celsius. Calculate the Vento factor. Calculate the Vento factor and the dissociation constant of acid and the dissociation constant of the acid. ठीक है, चलिए बेटा देखिए 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का वॉल्यूम दे रखा है आपको, ठीक है ना। वॉल्यूम किसका दे रखा है? CH3COOH। वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड का वॉल्यूम है 0.6 मिलीलीटर। हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व डेल्टा TF आपको दे रखा है, ठीक है ना। और वेंटो फैक्टर निकालना और डेसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी दे रखी है बेटा? एसिटिक एसिड की डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी भी किसकी है? एसिटिक एसिड की डेंसिटी दे रखी है। और वॉल्यूम भी किसका दे रखा है? एसिटिक एसिड का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास को हम W लिख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड बराबर है मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से हम वेट ऑफ एसिटिक एसिड को हम क्या लिख लेते? W भी लिखते थे बेटा, ठीक है ना। चलिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.06 और वॉल्यूम कितना दे रखा है एसिटिक एसिड का? 0.6, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 0.636 ग्राम। तो अब हमें W भी चाहिए, सॉरी W भी आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, W भी हमारे पास आ गया 0.636 ग्राम। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है बेटा 60 ग्राम, देख भी सकते हो। 16 दूनी 32, 32 और 4 36, हाँ 36 और 24 60, ये ना 16 दूनी 32, हाइड्रोजन 36, 36 और 2 कार्बन है 24, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है। तो अगर हमें मोलैलिटी, उसने क्या पूछा आपसे? वेंट ऑफ डिप्रेशन निकालना ना, में डिप्रेशन दे रखा है
ठीक है ना, उसका यूज करेंगे भी। ओके, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है बेटा। मोलैलिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। याद कीजिए वो पल जब हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, मैंने बताया था वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो लीटर को मिलीलीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ ठीक है, तो ये तो कुछ ज्यादा ही कम आ गया। हम्म, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1 ग्राम पर ml। सॉरी, 1 लीटर में तो 1000 मिलीलीटर होते ना, मैंने क्या कर दिया, मैं दिमाग चल गया। 1000 ग्राम, यानी कि ये 1 kg आ गया। ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी किस में, ml में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ से मोल्स निकाल दें, घोच पोच हो गया सब है ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल देते हैं, ये मोलैलिटी निकाल दे डायरेक्ट, WB/MB। ये कितना आया था, 0.636, MB है 60। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा 0.01। ये तो कमाल का फिगर आ गया, ये मेरे को लग रहा है यही कुछ आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी बेटा, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उन सब में से बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या था, हमें डब्ल्यू बी गिवन होता था, तो हमने पहले डब्ल्यू बी निकाला, डब्ल्यू ए भी गिवन होता था, हमने डब्ल्यू ए निकाला। डब्ल्यू ए कैसे निकाला, ये फैक्ट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हेनरी लॉ में मैंने बताई थी। ठीक है ना, तो डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने दोनों का मास निकाल लिया। ठीक है, अब देखो 0.0205 दे रखी है, 0.205, अच्छा नहीं, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ कितना है, पहले वो निकाल लेते हैं, मोलैलिटी NB/WA। तो ये आएगा 0.0106/1, ये आ गई मोलैलिटी। ठीक है, और डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 0.205। ठीक है, तो आई आ जाएगा, वी नो दैट। अब कुछ नहीं है, अब वही पुराना सिस्टम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ 0.0205, आई हमें निकालना है, के एफ नहीं दे रखा तो 1.86 वाटर है ना, नहीं कोई नहीं, ये के एफ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये वाटर के लिए आपको गिवन होगा, बेफिक्र रहिए, ये 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये गिवन है। कभी ये मत सोचना कि सर ने अपनी तरफ से ली थी, ये गिवन होता है, पेपर में आपको गिवन मिलेगा। 1.86 इंटू 0.0106। ठीक है, तो आई निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें, 0 × 1.86, तो आई बराबर आ गया आपका 0.0205 डिवाइडेड बाय 0.019716। मैं तो आपको तो 2 पॉइंट तक ही सोल्व करना होता है, 4 तक ले रखा था, मैं 4 तक ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर पेपर में आपको मैं 3 प्लेस तक सोल्व करना मैक्सिमम, अगर सही आंसर चाहिए तो 3 प्लेस तक सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1.039, एक मिनट,
एसोसिएशन था या डेसोसिएशन था? हाँ डेसोसिएशन, डेसोसिएशन कॉन्स्ट। हाँ तो ठीक है। तो डेसोसिएशन, हाँ यहाँ से भी बेटा आपको पता चल जाएगा आपकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। वेन टू फैक्टर वन से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब डेसोसिएशन का केस, और क्वेश्चन में भी सही बोल रखा है उसने, डेसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ रखा है। ठीक है ना। तो डेसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, आई पता चल गया आपको। ठीक है। अब आई बराबर क्या होता है? 1 + अल्फा। क्योंकि ये जो एसिड है, एसिड तो बेटा डेसोशिएट होकर H+ आयन देगा और एक नेगेटिव आयन देगा। CH3COO नेगेटिव और H+ दो आयन देगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट I = 1 + अल्फा यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आ गया 1.039। तो यहाँ से अल्फा आ गया हमारे पास 0.039। ठीक है। कंसंट्रेशन भी हमारे पास, तो डेसोसिएशन कांस्टेंट C⁴/1 - अल्फा। सी है हमारा 0106, 0106, अल्फा 0.039 का स्क्वायर 1 - 0.039। तो ये वैल्यू आ जाएगी ये आ गया बेटा 1.612 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेशन में ही दिमाग खराब होना है, लेकिन पेपर में बहुत टाइम होता है बेटा, कर सकते हो आप। 0.0961। तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा 1.677 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, एक बार आंसर मैच करा देता हूँ फिर आपको दिखा देंगे। 1.86 हमारा अल्फा कितना आया था 1। ठीक है बेटा अप्रोक्सीमेट कोई दिक्कत नहीं। 1.7 ठीक है, ये 1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए, तो देख लीजिए बेटा एक बार, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एफिशिएंट वाला केस बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है इसको नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए नोट करने का मैं टाइम दे दूंगा, 1 मिनट बाद वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। देखिए मैं कह रहा था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये यूनिट नंबर 9 में पढ़ेंगे हम। तो डिसोशिएट करना मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था, कैसे करते हैं। ये 4 आगे आएगा, 4K पॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो कितने पार्ट, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 5 आ जाएगी, नहीं तो क्या आ जाएगी 1 + 4 अल्फा। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए अल्फा कितना होता है 1 और कंप्लीट डिसोसिएशन। तो क्वेश्चन को देख लेना, अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर कंप्लीट एसोसिएशन है तो ये क्या क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसे रही क्लास बेटा, काफी लेंथी क्लास है, 1.25 घंटे की क्लास हो गई है करीब। ठीक है, इस देखिए मैं दोबारा से इसका दिखा देता हूँ। देखो ये पहले थी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आपने इसको मैंने टाइम दिया था इसके लिए। ठीक है, और अभी ठीक है गाइस, तो मैं 30 सेकंड्स के बाद वीडियो को ऑफ करूँगा, नोट कर लीजिए।
कैसी क्लास कैसी रही ये जरूर कमेंट करें। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, आप मन लगाकर मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। ये आप प्रैक्टिस करने, आप प्रीवियस ईयर बुक लीजिए बोर्ड्स की अपने, वहाँ से सोल्व करते रहिए, ठीक है ना। और साथ के साथ नीट के प्रीवियस ईयर भी सोल्व करते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व होते रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।